हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन क्लासेस के पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है चुंबकत्व। क्या है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? चुंबकत्व। तो चुंबकत्व देखिए क्या है। चुंबकत्व में हम पढ़ते हैं चुंबक। चुंबक आप बचपन से देखते आए हैं। जब आप छोटे छोटे होते हैं, यदि आपको कोई चुंबक मिल जाता है तो आप क्या करते हो? किसी भी लोहे जैसी वस्तुओं को के पास चुंबक को ले जाते हो तो चुंबक उस लोहे वाली वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे चुंबक पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हम इलेक्ट्रीशियन में चुंबक पढ़ना हमारे लिए उचित है? क्योंकि यदि बच्चों चुंबक नहीं होता, चुंबकत्व का गुण हमारे पास नहीं आता, चुंबक का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं आता, तो इलेक्ट्रिकल में जैसे ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जो भी इलेक्ट्रिकल मशीन बनाने का कॉन्सेप्ट आया, ट्रांसफार्मर बनाने का कॉन्सेप्ट आया, ये सब कहाँ से आता है? चुंबकत्व से ही आता है। इसलिए हमें चुंबकत्व के बारे में पढ़ना, उसके बारे में बेसिक जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ को, किसी भी लौह पदार्थ को आकर्षित करने का जो गुण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। कोई भी लौह पदार्थ होगा, यदि उसको वो आकर्षित करेगा तो वो क्या कहलाएगा? चुंबकत्व। हम कहेंगे कि वो पदार्थ क्या है? मैग्नेटाइज है। ठीक है। फिर जिस पदार्थ के द्वारा लौह तत्वों को आकर्षित किया जाता है वो हमारा कहलाता है चुंबक। क्या कहलाता है? चुंबक। जिस पदार्थ द्वारा लौह तत्वों को आकर्षित करते हैं वो हमारा कहलाता है चुंबकत्व। चुंबक और आकर्षित करने का जो गुण होता है वो कहलाता है चुंबकत्व। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं। जैसे कोई चुंबक है, हमारे पास कोई चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। सभी को पता है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दूसरे ध्रुव को दक्षिण ध्रुव कहते हैं। अब चुंबक में कुछ लाइंस निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कुछ लाइंस निकलती हैं जो कि काल्पनिक होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती। ये लाइंस हमें दिखाई नहीं देती, केवल हमें इनका एहसास होता है, हम इनका अनुभव कर सकते हैं और इन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। ठीक। तो चुंबक से लाइंस निकलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? चुंबकीय लाइंस कहते हैं या चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है। ये लाइंस किस तरह की होती हैं कि ये लाइंस किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर की तरफ निकलती हैं और एक बंद वक्र बनाते हुए कहाँ पहुँचती हैं? दक्षिण ध्रुव पे पहुँचती हैं। तो किसी भी चुंबक के बाहर ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हुए एक बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है। और इन लाइनों को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय लाइंस कहते हैं। ठीक। आई बात समझ में? क्या ये लाइंस हमारी काल्पनिक होती हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते, केवल हम इनका क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ठीक। ये लाइंस क्या होती हैं कि किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए कहाँ पहुँचती हैं? दक्षिण ध्रुव पे, और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से होते हुए कहाँ पहुँचती हैं? उत्तरी ध्रुव में। इस तरह से हम देखते हैं कि ये लाइंस एक तरह से पूरा बंद वक्र बनाती, बंद पथ बनाती हैं। ठीक। फिर आगे चलते हैं। चुंबक के कुछ गुणधर्म भी होते हैं। जैसे चुंबक में लौह पदार्थों को आकर्षित करने का गुण होना चाहिए। ठीक है। कोई भी चुंबक है, यही अगर वो लौह पदार्थों को आकर्षित नहीं करेगा तो काहे का चुंबक? ठीक है। तो उसमें एक तो मेन गुण होना चाहिए कि वो लौह पदार्थों को आकर्षित कर सके। फिर उसमें दो ध्रुव होने चाहिए। दो ध्रुव कौन कौन से? एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक। फिर सबसे
मेन चीज आवश्यकता क्या है, मेन जो चुंबक होता है, जो भी चुंबक है, उस चुंबक में जो उसके तत्व होते हैं, क्या होते हैं, जो तत्वों के अणु होते हैं। किसी भी चुंबक में चुंबकीय तत्व के जो अणु होते हैं वो सामान्य अवस्था में कहें कि जब एक सिंपल सामान्य अवस्था में वो एक तितर बितर अवस्था में पड़े रहते हैं। मतलब देखिए जैसे ये यहाँ एस एन, इनका मतलब एक निश्चित कोई क्रम नहीं होता, ये इस तरह से पूरा तितर बितर अवस्था में रहते हैं ये, ठीक, हजारों वर्ण ये इस तरह से यहाँ पे ये तितर बितर अवस्था में बने रहते हैं, ठीक। जब हम इस चुंबक को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब हम इसमें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करते हैं, ठीक है, अगर हम इसी को सामान्य अवस्था में क्या है, ये इसके अणु तितर बितर अवस्था में पड़े हुए, ठीक है, जब हम इसे किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मतलब बाहरी चुंबकीय इसको रखा और यहाँ पे हमने इसमें एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये हमारा एस एन एस एन एस एन एस एन एस एन। तो जब हमने कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें रखा तो ये क्या होते हैं, ये तत्वों के अणु एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि लौह पदार्थों को आकर्षित करने का गुण होना चाहिए। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब किसी समान अवस्था में जब किसी भी तत्व के अणु में हम देखते हैं तो उनके तत्व अस्त व्यस्त अवस्था में रहते हैं, तितर बितर अवस्था में। जब इस तत्व के तत्वों को, पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या रखते हैं तो ये क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। ये एक चुंबक के गुणधर्म हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। चुंबकीय अक्ष, बात करते हैं हम चुंबकीय अक्ष की। तो चुंबकीय अक्ष क्या होती है, किसी भी चुंबक में N ध्रुव से S ध्रुव की ओर जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष। या इसको हम कैसे कहेंगे, किसी भी चुंबक में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या कहेंगे, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, किसी चुंबक में उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने वाली लाइन चुंबकीय अक्ष कहलाती है, ठीक। फिर
चुंबकीय ध्रुव, तो चुंबकीय ध्रुव, तो जहाँ पे चुंबकीय सामर्थ्य अधिकतम होती है, किसी भी चुंबक में जो दो ध्रुव होते हैं, और या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी चुंबक में जहाँ अधिकतम चुंबकीय सामर्थ्य होता है, उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। कहने की बात है कि किसी भी चुंबक में जो दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक, ध्रुवों पे चुंबकीय सामर्थ्य या चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, ठीक, और सबसे कम कहाँ मिलेगा हमको? चुंबक के मध्य बिंदु। ये है हमारा चुंबक का मध्य बिंदु, और चुंबक के मध्य बिंदु पे चुंबकीय सामर्थ्य सबसे कम मिलेगा। सबसे अधिक चुंबकत्व ध्रुवों पर तथा सबसे कम चुंबकत्व कहाँ मिलेगा हमें? मध्य में मिलेगा। सबसे कम, या हम कह सकते हैं लगभग शून्य के लगभग चुंबकत्व चुंबक के मध्य बिंदु पर मिलेगा। चुंबकत्व चुंबक के मध्य बिंदु पर प्राप्त हो। ठीक, फिर साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि यदि हम किसी भी चुंबक को दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, जैसे इसी को हमने, इस चुंबक को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, NS और NS, तो यहाँ हम कहेंगे कि प्रत्येक चुंबक अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक होता है, एक स्वतंत्र चुंबक होता है। क्या कहेंगे कि यदि हम इसी चुंबक को दो भागों में तोड़ दें तो उसमें NS अलग अलग NS हो जाएंगे और वो अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक हो जाएंगे। ठीक, ये नंबर 1 मैग्नेट नंबर 1 M1 और ये मैग्नेट 2 M2, ये अलग अलग अपने आप में स्वतंत्र चुंबक हो। फिर यदि हम दो चुंबक को, ये हमने लिया चुंबक, ये ले लिया N और ये ले लिया S, और अगर इसी के साथ में हम इसके पास किसी N और S असमान ध्रुव वाले, क्या करें, असमान ध्रुव वाले
चुंबक को आपस में लाएं तो इनमें क्या होगा, आपस में आकर्षण होगा। क्या होगा, ये आपस में आकर्षित करेंगे। आकर्षित होंगे तो कहेंगे कि असमान ध्रुवों में या चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। फिर यदि हम इसी चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण होता है NH, और यहाँ पे हम इसको रख दे H, और ये, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, ये रिपल होंगे, यानी ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, यानी ये एक दूसरे से रिपल, ये ऐसे 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 यूं यूं, ठीक। तो क्या है, ये समान ध्रुव है। समान ध्रुवों में ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे यानी इनके बीच में प्रतिकर्षण का गुण आएगा। तो चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक, या तो यहाँ पे एस हो गए, या इसमें ऐसे भी हो सकते हैं, ये एस एन और इस चुंबक के एन एस, तब भी इनमें क्या होगा, ये प्रतिकर्षण का गुण होगा, इसका प्रतिकर्षण। तो कहने का मतलब है किसी भी चुंबक में को हम चाहे कितने भी टुकड़ों में तोड़ दें, वो अपने आप में एक स्वतंत्र चुंबक होता है। फिर चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण का गुण होता है और चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण होता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र मतलब क्या है? फील्ड। और चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबक के आसपास का क्षेत्र ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी हम ये कहें कि सपोज दैट हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, ये क्या है, ये मैग्नेट में ये इसका N साइड हो गया, ये S साइड हो गया, N और S, ठीक। अब यहाँ से चुंबकीय लाइंस निकलेंगी, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से चुंबक के अंदर कैसे चलेंगी,
दक्षिण से उत्तर की ओर और चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई पदार्थ आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव करता हो, क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। या इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जो किसी पदार्थ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कोई चुंबक, इस चुंबक के पास जब हम किसी लौह पदार्थ को लाएंगे तो जिस क्षेत्रफल से या जितने दूरी से ये लौह पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा, वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहें, क्या लिखा हमने, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्रफल जो किसी पदार्थ को या पदार्थ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी भी चुंबक में, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये कोई एक चुंबक है, चुंबक में ये N हो गया, ये S हो गया। अब हमें पता है कि चुंबकीय लाइनें N से निकलती हैं और S से अंदर जाती हैं। N से निकलकर S में जाएंगी और चुंबक के अंदर S से N में। इसी तरह ये N अंदर तो इस तरह की जो लाइनें होती हैं जो N से निकलकर S तक पहुंच जाएं, ऐसी लाइनें जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएं, उन लाइनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या कहेंगे हम कि ऐसी लाइंस या ऐसी लाइनें जो किसी चुंबक में उत्तरी ध्रुव से निकलकर
दक्षिणी ध्रुव में पहुंचकर चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हुए एक बंद वक्र बनाएं। ऐसी लाइनों की संख्या कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। क्या कहा हमने कि कोई मान लीजिए चुंबक है, चुंबक में दो ध्रुव NS, तो चुंबक की लाइनें चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में पहुंच जाएं और चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में पहुंचकर एक बंद वक्र बनाएं। तो ऐसी लाइनों की कुल संख्या क्या कहलाएंगी? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और इसकी जो इकाई होती है, जो हम फ्लक्स को नापते हैं, इसकी इकाई क्या होती है? वेबर होती है। क्या कहलाती है? एक इकाई वेबर, WEBER, वेबर। ठीक। इसकी एक और इकाई होती है जो कि एक वेबर बराबर 10⁸ लाइन्स। एक वेबर मतलब जब किसी भी चुंबक से इतनी लाइन्स निकलेंगी तब हम कहेंगे कि फ्लक्स कितना है? 1 वेबर है। या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन्स या मैक्स वेबर। क्लियर? तो इस तरह से चुंबकीय लाइनें निकलती हैं यहाँ पे। ये क्या है? हमारे फ्लक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को कहें तो B बराबर पाई अपॉन क्या होगा? क्या कहेंगे इसको? फ्लक्स प्रति क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व।
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। अब यहाँ पे देखें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B, जहाँ पे ये हमारा क्या है, B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व 5 फ्लक्स, और A क्या है हमारा, एरिया। फ्लक्स प्रति क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल में जो लंबवत फ्लक्स पड़ता है उसी को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब अगर हम इसकी इकाई को देखना चाहें, इकाई, तो क्या कहेंगे, B बराबर फ्लक्स, फ्लक्स को अभी हमने 5 क्या होती है, वेबर, क्या है ये, वेबर WV बटे A क्या है, एरिया, A क्या है, एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो हमारी फ्लक्स घनत्व की इकाई बनी वो क्या बनी, फ्लक्स घनत्व की इकाई फ्लक्स घनत्व बराबर क्या कहेंगे हम इसको, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये होगी हमारी फ्लक्स घनत्व की इकाई। तो ठीक है स्टूडेंट, आज अपना लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल देखेंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और माधव ग्रुप ऑफ ITI के ऑनलाइन पोर्टल पर जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।